Hello everyone, welcome to today's editorial analysis. It's 21st of August. So today I have picked up editorials from the Indian Express and Financial Express. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल न्यूज में चल रहा है विच इज रिगार्डिंग दी 130th अमेंडमेंट बिल जो कि बात कर रहा है अबाउट रिमूविंग अ मिनिस्टर अगर वो 30 डेज के लिए कस्टडी में है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो एडिटोरियल्स इस पर आए भी है इंडियन एक्सप्रेस में, सो वी विल डिस्कस इट इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। what is the recent context, what can be the implications of this bill और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। Another editorial again is on the online gaming। ऑनलाइन गेमिंग पर भी एक बिल आया है जहां पर इसको बैन करने की बात हो रही है, तो इसको भी हम काफी डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये दो एडिटोरियल्स हैं इंडियन एक्सप्रेस के जिनको मैंने पिक किया है और इसको हम सिंपली एक समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द एडिटोरियल ट्राइंग टू से। Those who are new for them, I would like to tell कि इस एडिटोरियल एनालिसिस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद नित्या पांडे पे मिल जाएगी। सो इस ये जो टॉपिक है इसके अराउंड क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है जैसे कि द रीसेंट बिल्स प्रपोजिंग ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स अंडर अरेस्ट हैव स्पार्क कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डिबेट। इसको क्रिटिकली एग्जामिन करता है। इस तरह के जो रीसेंट बिल्स होते हैं एक्सेट्रा दे बिकम रियली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी मेंस। तो यहाँ पर जैसे कि बिल के अराउंड ही बात चल रही तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि रिसेंटली एक 130th अमेंडमेंट बिल आया है विच इज टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई मिनिस्टर 30 डेज कस्टडी में है एक ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि 5 साल या उससे ज्यादा के लिए पनिशेबल है, तो फिर उसको क्या कहते हैं हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मिनिस्टर। इसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है। ये जो मूव है ये कंसर्न्स रेज कर रहा है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, फेडरलिज्म, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसकी बात क्यों हुई है? ड्यू टू अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स लाइक अरविंद केजरीवाल इन एक्साइज पॉलिसी केस, हेमंत सोरेन इन झारखंड। तो हाल ही में हमने देखा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका क्या कहते हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के बिल की बात होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर ये जो बिल है ये एक पहले एक प्रिंसिपल था जो कि लिली थॉमस केस में आया था एंड इट सेड कि जब तक कोई कन्विक्ट नहीं हो जाता, नॉट ओनली अबाउट अरेस्ट, कन्विक्ट, ठीक है, जब तक कोई कोर्ट आपको सजा सुना नहीं देती है कि हाँ अब आप 5 साल जेल में रहेंगे, 10 साल जेल में रहेंगे, जो भी, तब तक डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो बिल आ रहा है ये इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में दिया था। Now, what are the constitutional and legal dimensions? First of all, it violates the principle of separation of power. अभी तक क्या था कि अगर किसी भी लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई करने की बात है तो आइदर इट विल बी डन बाय द जुडिशरी और द लेजिस्लेटर। बट नाउ क्या हो रहा है कि कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें डिसाइड करेगी या एक मेजर रोल प्ले करेगी वेदर द पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड और नॉट। क्यों? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो दिस इज हाउ ये एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंस बढ़ा रहा है, चेक्स एंड बैलेंसेस को अंडरमाइन कर रहा है और सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी यहाँ पर वायलेट हो रहा है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसलिए वायलेट हो रहा है क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अभी देखो किसी को, किसी जज ने किसी को कोई पनिशमेंट तो दी नहीं है, सिर्फ किसी एलिगेशन के बेसिस पे उसको अरेस्ट किया गया है। हो सकता है वो गिल्टी हो सकता है वो गिल्टी ना हो, लेकिन अगर वो गिल्टी नहीं है और आप उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, so this goes against the principle of innocence until proven guilty. That is why we can say कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी वायलेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स के अगेंस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिली थॉमस केस में बताया गया था कि अगर मिनिमम 2 years का कन्विक्शन है तो उस केस में क्या कहते हैं हम किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। बट बात है कन्विक्शन की, सिर्फ अरेस्ट की बात नहीं है। कश्मीरा सिंह केस में भी ऐसा बोला गया कि बेल जो है वो एक प्रोविजन है ताकि इनडेफिनेट इनकार्सिरेशन हम प्रिवेंट कर सके। तो बेसिकली यहाँ पर बात चल रही है कि सिर्फ अरेस्ट करने से कोई गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता है तो उसको पनिश करना ठीक बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी बार इसके अगेंस्ट कॉशन किया है वेयर इट हैज लाइक raised concerns regarding the misuse of investigative agencies for political vendetta। तो political rivalries इन सब की वजह से भी मे बी जो investigative agencies है चाहे सीबीआई हो, ईडी हो एक्सेट्रा, इनका मिसयूज किया जा सकता है। किसी के ऊपर कुछ इल्जाम लगा दिया, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया और फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। पॉलिटिकल और एथिकल डायमेंशंस यहाँ पर फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल मोरालिटी वर्सेस लीगल अकाउंटेबिलिटी।
तो एक तरफ अगर हम मोरालिटी की बात करें तो मोरालिटी तो ऐसा बोलता है कि हाँ ठीक है, जो लीडर्स टेंटेड है एक्सेट्रा उनको स्टेप डाउन करना चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए हम उन्हें फोर्स कर सकते हैं रिजाइन करने के लिए? जो लीडर्स हैं वो खुद से रिजाइन कर दे, दैट्स फाइन, लेकिन अगर सिर्फ अरेस्ट होने पे क्या हम उन्हें रेजिग्नेशन देने के लिए फोर्स कर सकते हैं? दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। अगेन वेपनाइजेशन ऑफ एजेंसीज एक्सेट्रा, जहां पर ऑलरेडी काफी एलिगेशंस भी हैं ऑन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी इन सबको केज्ड पैरेट भी बोला है, दैट इज दे आर बीइंग यूज्ड बाय द पार्टी इन मेजॉरिटी, बाय द रूलिंग पार्टी टू टारगेट ऑपोजिशन लीडर्स। जैसे कि हमने देखा कि 2014 के बाद जो अरेस्ट है वो बहुत ज्यादा हुए, लेकिन कन्विक्शन बहुत कम था, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मे बी इसका मिसयूज भी हो सकता है। देन अनदर थिंग इज कि अगर आप आर्बिट्रली सिर्फ अरेस्ट होने पे किसी को आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, तो दिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल सिनिकल फ्रेमिंग बाय पॉलिटिकल एक्टर्स रिस्क वीकनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। इसके फेडरल इम्प्लीकेशंस भी है, जैसे कि सेंटर स्टेट टेंशन हो सकती है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है वो रिमूव हो सकता है अगर कोई सेंट्रल एजेंसी उसको अरेस्ट कर ले। सो दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नेंस पैरालिसिस आ सकता है, जहां पे मिनिस्टर्स वगैरह तो अरेस्ट होते ही रहते हैं। ओके, अगर उनको बार बार हम डिस्क्वालीफाई करेंगे तो ऑलरेडी द इलेक्टेड गवर्नमेंट में ऑल्सो डिस्टेबलाइज। ओके, लेट्स मूव अहेड। वे फॉरवर्ड यही हो सकता है कि जैसे कि मोस्टली हम इसमें बात कर रहे हैं कि मिसयूज हो सकता है एजेंसीज का, तो हम सीबीआई और ईडी एक्सेट्रा इनको रिफॉर्म कर सकते हैं ताकि इनके पास अपनी स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंस हो, अकाउंटेबिलिटी हो, बाय पार्टीसन ओवरसाइट इंश्योर करें, क्लियरर स्टैंडर्ड्स हो ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी। पार्टीज को हम एनकरेज कर सकते हैं कि आप इंटरनल एथिकल कोड्स, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो मे बी खुद से रिजाइन कर दें। ओके, जुडिशियल सेफगार्ड्स, ताकि स्पीडी ट्रायल्स हो करप्शन केसेस में एक्सेट्रा, तो जल्दी से जल्दी अगर कन्विक्शन होना है तो वो हो जाए एंड देन वी कैन डिस्क्वालीफाई। Constitutional morality, as Dr. Ambedkar has said, it is not a natural sentiment. It has to be cultivated. So we can go for cultivating constitutional morality, etc. Ultimately, जो bill है, though framed in the name of fighting corruption, constitutionally flawed, politically motivated and democratically थोड़ा dangerous हो सकता है। तो इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाके ड्यू प्रोसेस, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एक्सेट्रा, ये सब हम फॉलो कर सकते हैं ताकि जो हमारे अल्टीमेट एम है फॉर एंश्योरिंग मोरालिटी इन पॉलिटिक्स दैट कैन बी एंश्योर्ड। जो दूसरा एडिटोरियल है उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की बात हुई है, जैसे कि यहाँ पर ये जो बिल है ये अमेंड करेगा आर्टिकल 75, 164 और 239 AA। recent context we have already discussed, so currently अगर हम देखें like article 75 और 164, it talks about कि जो ministers हैं वो ऑफिस को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। सिमिलरली आर्टिकल 102 और 191 ग्राउंड्स देते हैं फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे कि कन्विक्शन, इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा। तो इन ये जो आर्टिकल्स है इनमें अमेंडमेंट्स आएंगे ड्यू टू दी 130th अमेंडमेंट बिल। लेली थॉमस केस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्रपोज चेंज लीगल इश्यूज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जुडिशियल पर्सपेक्टिव में वी कैन, जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की हम बात कर सकते हैं कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का डिस्क्लोजर मैंडेटरी है, बट कोई बार नहीं है कि इससे आप कंटेस्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा एडीआर केस में बोला गया। पीयूसीएल केस में लाइक फॉर एग्जांपल राइट टू नेगेटिव वोटिंग फॉर स्ट्रेंथिंग, नोटा जो आया था वो पीयूसीएल केस में आया था। सच कोर्ट केसेस कैन बी रिटन इन पॉलिटी आंसर्स फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स। सिमिलरली बालाजी केस में ऐसा बोला गया था, बेल नॉट टू बी डिनाइड एज पनिशमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी आर्बिट्री। Political vendetta etc, this ethical dimensions we have discussed। कमीशन के व्यूज हम पढ़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि स्ट्रॉन्गर डिस्क्वालिफिकेशन लॉज आ सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि यूके यूएस, जहां पे मिनिस्टर्स यूजुअली मॉरल ग्राउंड्स पे रिजाइन कर देते हैं, बट लीगल रिमूवल जो है वो कन्विक्शन के बाद ही होता है। तो इस तरह से मे बी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Now let us move on to the next editorial, which is the blanket ban to the online gaming bill। इसको मैंने इसका पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस किया, आई एम नॉट डन इट इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। सो ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल आया जहां पर इसके थ्रू क्या होगा कि ऑफशोर गैम्बलिंग, बेटिंग प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा, इस पे हम बैन कर रहे हैं, और साथ में एडवर्टाइजिंग, फैसिलिटेशन, प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग विद इन इंडिया, ये भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा।
इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री करेंटली इज एट ओवर 20,000 करोड़। काफी सारे लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं और इसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है अगर ये बिल आता है तो इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों स्टिफल होंगे। व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशंस? तो सबसे पहले तो देखो, बेटिंग एंड गैम्बलिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो ऑनलाइन गेमिंग straddles both state and central jurisdictions due to डिजिटल नेचर, इसलिए इस पर क्या कहते हैं, सेंटर अपना ये ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल लेकर आ रहा है। यहाँ पर इस मूव के रिगार्डिंग, इस बिल के रिगार्डिंग लीगल एम्बिगिटी भी है, क्योंकि कई हाई कोर्ट्स ने स्टेट लेवल ब्लैंकेट बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग को स्ट्रक डाउन कर दिया था, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट का एक पेंडिंग केस है कि ऑनलाइन गेमिंग एक स्किल है या चांस है। तो इसके रिगार्डिंग अगर इस तरह का बिल आता है तो फिर उसमें लीगल इम्प्लीकेशंस आएंगे। इकोनॉमिक डायमेंशन भी काफी हमारे लिए हैम्पर हो सकता है। फॉर एग्जांपल एफडीआई काफी हमने अट्रैक्ट किया था इन ई स्पोर्ट्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। अगर ये इस तरह का ब्लैंकेट बैन आता है तो ये इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो सकते हैं, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यू अफेक्ट हो सकता है, इनोवेशन अफेक्ट हो सकता है। टेक्नोलॉजिकली जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, दे ब्लर द लाइन बिटवीन गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। ऑफशोर ऑपरेटर्स जो ऑलरेडी इंडिया के बाहर फंक्शन कर रहे हैं, उनका क्या करेंगे? उस सिनेरियो में तो एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर इंडियन प्लेयर्स में भी अनरेगुलेटेड फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हर चीज के कुछ ना कुछ लूपहोल्स तो होते ही है। देखिए, गवर्नमेंट का क्यों गवर्नमेंट ये बिल लेकर आ रही है, तो गवर्नमेंट का कंसर्न मेनली गेमिंग एडिक्शन, डेट ट्रैप्स, फाइनेंशियल फ्रॉड, नेशनल सिक्योरिटी, ये सब कंसर्न्स है। इसीलिए गवर्नमेंट इस तरह का बिल लेकर आ रही है। इंडस्ट्री ने बोला है कि हम सेल्फ रेगुलेशन कर लेते हैं इसमें। ओके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एडवर्टाइजिंग कोड्स, वॉलेटरी कोड्स, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन गेमिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एज गेटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम इसके एथिकल एंगल की बात करें तो इंडिविजुअल फ्रीडम को हमको बैलेंस करना है विद प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक चिल्ड्रन और फाइनेंशियली वीक। ब्लैंकेट बैन आई डोंट थिंक इज अ सोल्यूशन। ठीक है, अल्टीमेटली एक बैलेंस सोल्यूशन लेकर आना चाहिए हमें। स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कर लो, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं हम, जैसे कि यूके, यूएस, सिंगापुर। इन सब में क्या होता है कि रेगुलेट कर रहे हैं वो लोग ऑनलाइन गेमिंग, सेफगार्ड्स लगा देते हैं, जैसे कि एज वेरिफिकेशन, स्पेंडिंग कैप्स, यूजर प्रोटेक्शन लॉज एक्सेट्रा। तो मे बी अगर इंडिया इस तरह का ब्लैंकेट बैन लगाएगा तो वी कैन बी लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। वे फॉरवर्ड यही रहेगा कि एक बैलेंस्ड रेगुलेशन हम लेकर आते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी बना लेते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट गेमिंग कमीशन जो कि चेक रखे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स, डेट ट्रैप्स, इन सब पर, कंज्यूमर सेफगार्ड्स थ्रू एज वेरिफिकेशन, स्पेंडिंग लिमिट्स, public campaigns on financial discipline, responsible gaming. Ultimately देखो, अवेयरनेस इज ऑलवेज अ कंपोनेंट इन वे फॉरवर्ड। लोग अवेयर रहेंगे तो काफी चीजों पे हम वर्क कर सकते हैं। जुडिशियल क्लैरिटी हमको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बताए कि स्किल बेस्ड गेमिंग है या गैम्बलिंग है ये। सो अल्टीमेटली वी कैन से कि जो ऑनलाइन गेमिंग बिल है इसमें अभी तो कुछ कंसर्न्स है, एंड विद बैलेंस्ड रेगुलेशन कैन बी द वे फॉरवर्ड। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।